बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमारा जो फिजियोलॉजी का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ब्लड वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने जस्ट ब्लड से का इंट्रोडक्शन किया था और उसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रोलेक्स फार्मेशन क्या होता है। अब रोलेक्स फार्मेशन होती है बेसिकली जब हमारे आरबीसी एग्रीगेट होते हैं ना ईच अदर, मतलब कि आपस में जब आरबीसी एग्रीगेट हो जाएंगे, मतलब कि कंबाइन हो जाएंगे, तो फिर वो एक दूसरे को पिलिंग अप करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर पिलिंग अप करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिवुलेक्स फार्मेशन। ठीक है, ये तो हो गई रिवुलेक्स फार्मेशन। उसके बाद इसने बताया हुआ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड क्या होती है। कहता है कि जो ब्लड की जो डेंसिटी है ना, जब उसको हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारी ब्लड की डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाती है। जैसे नॉर्मल वैल्यू में हमारा 15 सेंटीग्रेड पर देखा जाए तो मेल की होती है 1.057 और फीमेल की होती है 1.053। इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये एक दो डेंसिटी का आपस में रेशो है। अच्छा, अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के इंक्रीजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। जब भी हमारा वाटर का लॉस बढ़ जाता है बॉडी में से, जैसे कि हमारा डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई और एक्सेस स्वेटिंग में ये इसकी लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा जब वाटर का इंटेक कम करते हैं तब भी ये बढ़ती है। उसके अलावा जब फ्लड की शिफ्टिंग हो जाती है ना टिश्यू से, जब ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है तब भी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसके अलावा डिक्रीजिंग फैक्टर्स में सबसे पहले जब हम आईवी इंजेक्शन लगाते हैं ना सैलाइन सॉल्यूशन का, तो वो हमारे हीमोडायलेशन कराता है, जिसकी वजह से ये कम होती है। उसके अलावा जब वाटर का इंटेक्ट बढ़ जाएगा तब ये डिक्रीज होता है। उसके अलावा जब फ्लूइड की जो शिफ्टिंग हो जाएगी टिश्यू से लेके ब्लड तक वहाँ रहती है। टिश्यूज़ में जब इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस में वो हो रही थी ना, यहाँ पे ब्लड की फ्लूइड की शिफ्टिंग होगी टिश्यू से लेके ब्लड तक, जैसे ही हमारे हेमरेज के बाद में होता है। वो इन्फ्लेमेशन ये हेमरेज के बाद में इधर हमारे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ई एस आर हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब कहता है कि एंटी कागुलेंट के प्रेजेंस में हमारा जो रेट ऑफ सेटलिंग होता है, सेटल डाउन स्पेसिफिक, मतलब कि आरबीसी का जो रेट होता है सेटल डाउन का, जो कि हमें अलो करता है एक स्टैंड करें एक यूनिफॉर्म बोर के क्लास 2 में, उसको हम कहते हैं ई एस आर। बेसिकली ये बोल रहा है कि हमारा जो एंटी कोगुलेंट की प्रेजेंस में हमारा जो सेटलिंग डाउन का जो रेट होता है आरबीसी का, ठीक है, किसी भी ब्लड के स्पेसिफायर में, जो कि अलो करता है स्टैंड, ठीक है, जो कि उसको स्टैंड करने के लिए अलो करता है एक गिलास ट्यूब में, जो कि एक यूनिफॉर्म बोर होती है, उसको हम कहते हैं ई एस आर। इसमें बता रहे कि जो आरबीसी होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं क्योंकि ये हेवियर होते हैं प्लाज्मा से, और ई एस आर इन्हांस कर सकते हैं रियोलेक्स फार्मेशन के ज़रिए। जैसे रोलेक्स फार्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया एग्रीगेशन होती थी, फिर एक दूसरे पे बिल्डिंग का फोर्स लगा रहे थे, उसके ज़रिए हम ई एस आर का रेट बढ़ा सकते हैं। अब रीडिंग ऑफ ई एस आर की जो रीडिंग होती है ना, ये हमारी जो हाई ऑफ सुपर नेटर फ्लोर जो होता है ना, उसमें ये सेपरेटेड आउट होता है वर्टिबल कॉलम जो होता है ब्लड उसके टॉप से। कब, जब 1 आवर्स के बाद हम उसको नोट करेंगे, ये एक रीडिंग देगा ई एस आर की। जब ये रीडिंग ज़्यादा हो जाती है फिर हमारे आर बी सी जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अच्छा, इसके मेथड कैसे होंगे ये सर की मेजरमेंट के? विन रोब होता है, स्ट्रेज होता है और कटलर होता है। अच्छा, विन थ्रो में मेथड में हमारा ये होता है कि इसकी वैल्यूज़ जो होती है मेल में 0 से 5 mm होती है 1 ओवर में, और फीमेल में होती है 0 से लेकर 15 तक। अब वेस्टर्जन मेथड में ये हमारी 0 से 15 होती है 1 ओवर में मेल में, और फीमेल में 0 to 20 होती है। अब डिफरेंस इन ई एस आर ऑफ मेल एंड फीमेल क्यों होते हैं? बताइए, मेल में कम आ रहा है, फीमेल में ज़्यादा आ रहा है। कहता है कि जो हमारी जो फीमेल में ई एस आर का जो लेवल होता है वो कम होता है, क्योंकि हमारी जो हाइट होती है ना, जो सुपर नेटेड फ्लूइड की, वो कम होती है। लेकिन जो एक्चुअल रेट ऑफ आर बी सी सेटल डाउन होता है ना, वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आर बी सी जो होती है वो में मेल में ज़्यादा होता है। फीमेल में देखा जाए तो रीडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हाइट होती है सुपर नेटेड फ्लूइड की वो ज़्यादा होती है। लेकिन एक्चुअली जो आर बी सी की सेटल डाउन होता है वो कम होता है, क्योंकि आर बी सी कम होती है फीमेल में एज कम्पेयर टू मेल। अच्छा, इसके इंक्रीजिंग फैक्टर्स में ऑक्सीजन जब बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, अल्फा ग्लोबुलिन बढ़ जाए, फिब्रोनोजन बढ़ जाए, जो कि हमारे रोलेक्स फार्मेशन को फेवर करती है, या किसी एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से ये सब बढ़ जाता है। डिक्रीजिंग फैक्टर में इस साल में हमारा जो CO2 का लेवल बढ़ जाए, लेसिटिन बढ़ जाए, एल्बुमिन बढ़ जाए और न्यूक्लियोप्रोटीन बढ़ जाए। अब फिजियोलॉजिकल वेरिएशन क्यों है, कहाँ कहाँ होती है? जैसे लोवेस्ट न्यूबॉर्न में कम होता है, प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं आफ्टर 3 मंथ,
क्योंकि फाइब्रिनोजेन की फॉर्मेशन हो जाती है और ओल्ड एज में ये बढ़ जाते हैं। इसके बाद है डायग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ ESR। अब ये इनकी ESR इंडिकेट करता है कुछ डिजीज़ इन बॉडी। इसके अलावा ये डिफ्रेंशिएट करता है ऑर्गेनिक और फंक्शनल डिसऑर्डर को। ठीक है, अब फंक्शनल डिसऑर्डर में ESR जो होता है वो नॉर्मल होता है। इसके अलावा ये हमारी प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ को इंडिकेट करता है ESR। अच्छा, ये ESR तो हो गया। अब है ब्लड की pH से रिलेटेड। अब ब्लड की pH में हमारा इसका एवरेज होती है 7.4 होती है, रेंज होती है 7.35 से लेकर 7.45 तक। लिमिट जो होती है इसकी नॉट लोअर देन 6.8 और ना ही ज़्यादा होती है 7.8 से। 6.8 से कम नहीं होनी चाहिए और 7.8 से बढ़नी नहीं चाहिए। अच्छा, RBC का pH होती है हमारी 7.1 होती है, जो कि लेस अल्कलाइन है। अच्छा, उसके बाद है ब्लड वॉल्यूम। अब टोटल अमाउंट ऑफ जो ब्लड होता है वो सर्कुलेशन में और जो स्टोर होता है उसे हम कहते हैं ब्लड वॉल्यूम। वैसे इसका वैल्यू होता है 90 ml पर kg या बॉडी होता है। ठीक है, या हम कहते हैं 5 लीटर होता है मैन जिसका वेट होना चाहिए 70 kg। ठीक है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस कैसे हैं ब्लड की वॉल्यूम की। अब एज में देखा जाए तो हमारा जो इन्फेंट होता है उसमें बॉडी वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जो कि और लेसर पोर्शन होता है बॉडी सरफेस का। बॉडी वेट कम होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सरफेस कम हो जाता है। सेक्स में देखा जाए जो मेल में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि हमारे RBC काउंट मेल में ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि सेल्स बढ़ जाती है, प्लाज्मा बढ़ जाती है। अच्छा, एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं ना तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि उधर मसल और स्प्रिंग की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। पोस्चर में देखा जाए तो हमारा इरेक्ट पोस्चर जब बंदा कोई सीधा खड़ा होता है तो उसका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर देता है क्योंकि प्लाज्मा जो होता है पास आउट हो जाता है टिश्यू स्पेसिस में। अच्छा, ब्लड प्रेशर में जब देखें तो जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना तो हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है कम हो जाता है क्योंकि उधर जो वॉल्यूम जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है मोर ब्लड इनटू द टिश्यूज़। अच्छा, एल्टीट्यूड में देखा जाएगा अब अगर कोई बंदा हाइट पे जा रहा है, ठीक है, जब भी हमारा एल्टीट्यूड बढ़ जाता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि हाइपोक्सिया हो जाती है, क्योंकि जब भी हम हाइट पे जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एल्टीट्यूड में हमारा RBC काउंट बढ़ जाता है। अच्छा, फिजिक में देखा जाए तो ब्लड वॉल्यूम जो होता है ना वो लेस होता है ओबेस पर्सन में, क्योंकि एडिपोज टिश्यू जो होता है ना उसमें वाटर का लेवल कम हो जाता है। अच्छा, अब इसकी जब हम मेथड पढ़ेंगे मेजरमेंट के, डायरेक्ट होता है एक मेथड, एक इनडायरेक्ट होता है। अच्छा, डाई मेथड है, एक रेडियो एक्टिव मेथड है। इसकी मैं बता रहा कि रेडियो आयोडीन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन मेथड और रेडियो एक्टिव आयरन मेथड ये होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट में बता रहा है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट में दो हैं। जो दो हैं रेडियो एक्टिव मेथड उसमें ये दो सब टाइप्स हैं। ठीक है, जस्ट हमें मेथड के नाम आने चाहिए बहुत है। अच्छा, उसके बाद है बोन मेरो क्या होता है। अब बोन मेरो एक सेल्यूलोवास्कुलर टिश्यू होता है जो कि हमारे मेडुलरी कैविटीज़ को ऑक्यूपाई करता है और कैंसरस स्पेस ऑफ बोन को ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, इसके होते हैं टू टाइप्स, एक होते हैं रेड बोन मेरो, एक होते हैं येलो बोन मेरो। अब जो एक्टिव रेड बोन मेरो में ये होता है, ये एक एक्टिव होते हैं और इसके अलावा जो हमारे RBC होते हैं वो एक्टिवली मैन्युफैक्चर यहाँ होते हैं। अब येलो बोन मेरो में ये इनएक्टिव होते हैं और ये इसमें एक फैट होता है और लिटिल रेटिकुलर टिश्यू होता है फ्लड वेसल्स के साथ, और ये अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं होते, मतलब कि RBC इधर एक्टिवली मैन्युफैक्चर नहीं होते। नोट बना रहे कि जो येलो बोन फेरो होते हैं वो RBC बना सकते हैं इन अर्जेंट नीड में, हाइपोक्सिया वाली कंडीशन में और एक्सट्रीम नीड ऑफ RBC में। तो इसके अलावा है फंक्शन ऑफ बोन मेरो। अब बोन मेरो के फंक्शन में अब सबसे पहले हेमियोपोटिक फंक्शन है, RBC बनाता है, WBC और प्लेटलेट्स बनाता है। इसके अलावा एर्थरोक्लेशिया है, मतलब कि RBC की डिस्ट्रक्शन करता है क्योंकि मैक्रोफेज आप बैन बोलो जब आ जाते हैं। इसके अलावा इसका स्टोरेज फंक्शन है, आयरन को स्टोर करता है फेरिडोन की फॉर्म में और हीमोसिडेन की फॉर्म में। इसके अलावा रेटिकुलो एंडोथेलियल फंक्शन है इसका, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है और इसका ऑस्टियोजेनिक फंक्शन है। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।